everybody, तो welcome back to discussion of another topic of your chapter biotechnology and its application. हम एक बहुत मेजर एप्लीकेशन, वैसे तो हमने बहुत सारे एरियाज में एप्लीकेशन देखी, पर एक मेजर एप्लीकेशन हमने एग्रीकल्चर में देखी, जिसको अगर मैं बेसिकली बताऊं तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था. हमने बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स की बात करी, और निमेटोड के इन्फेक्शन से बचाने के लिए टबैको प्लांट में हम किस तरीके से आरएनए साइलेंसिंग का यूज करते हैं और उसमें हम कैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं उसकी बात करी. दोनों पॉइंट्स आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, दोनों बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके पास. नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन. देखो बेटा, इंट्रोडक्शन आप लोगों के पास ऑलरेडी है. हमें पता है मेडिसिनल फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत यूज है. माइक्रोब्स को आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट माइक्रोब्स के अंदर इंसर्ट कर कर आप ड्रग्स ऑब्टेन कर रहे हो, आप ऐसे बहुत से प्रोटीन्स ऑब्टेन कर रहे हो, वैक्सीन ऑब्टेन कर रहे हो, है ना. तो वही चीजें आपको मेडिसिन में यहाँ पर पढ़नी है कि हमने किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी की मदद से एक माइक्रोब का यूज कर कर ह्यूमन इंसुलिन बनाया, पहली चीज. दूसरा, हमें अगर कोई जेनेटिकली डिसीज, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर अगर हमको देखने को मिल रहा है, क्या उसको हम बायोटेक्नोलॉजी से ट्रीट करने के बारे में सोच सकते हैं, या किस लेवल तक हम उसमें हमें सक्सेस मिला है. तो हम जीन थेरेपी की बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए. और लास्टली हम बात करते हैं कि इसी बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर कर डायग्नोसिस में कैसे हेल्प होती है. तो बहुत अर्ली लेवल पर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में भी मेडिसिन आपकी मदद करता है. ये तीन चीजें आपको, तीन सब टॉपिक आपको इस चीज में पढ़ने. आप ह्यूमन इंसुलिन बनाओगे, आप जीन थेरेपी के बारे में पढ़ोगे, और आप लास्टली डायग्नोसिस के बारे में पढ़ोगे कि उसमें बायोटेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है. तो देख लो, द एडवांसमेंट इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैव revolutionized the healthcare industry by enabling the mass production of safe and more effective therapeutic drugs. अब जो हम therapeutic drugs बना रहे हैं वो safe और ज़्यादा effective है. सेफ क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे उनको टेस्ट कर पा रहे हैं, पहली चीज. दूसरा, हम उनके अंदर जो जीन डाल रहे हैं वो हमसे हमारे ही जीन है ना, हम हमारे ही जीन्स के लिए जो रिक्वायर्ड है वैसी जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां पर इंसर्ट कर कर वहां से ड्रग्स ऑब्टेन करें. तो ज़्यादा सेफ, ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग्स आपको मिल रहे हैं. आप जो ड्रग्स ऑब्टेन कर रहे हो वो अननेसेसरी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में क्रिएट नहीं कर रहे, क्योंकि वो फॉरेन नहीं है, वो आपकी जीन्स के लिए बनी हुई चीजें हैं, है ना. आज हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स हैं, बट कमर्शियली जो अप्रूव हुई है इंडिया में बेटा वो 12 ही है. 12 ही हमारे पास जो है अप्रूव. 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स है, पर इंडिया में 12 अवेलेबल है. ये नंबर याद रखना. 30 आपके पास रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स हैं, जिसमें से इंडिया में आपको कितनी मिलेंगी? 12. आप देखो, नीट के एग्जाम में क्या ऐसी चीजों पर ही क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज याद रखना, ये एक पॉइंट बन सकता है क्वेश्चन. ठीक है, बढ़िया. अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बात बताई कि आप इस मेडिसिनल अप्रोच का यूज देखोगे इंसुलिन बनाने के अंदर, तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की बात करेंगे. हिस्ट्री सुन लो थोड़ी सी, यहाँ पे साइंटिस्ट का नेम ना भी याद हो तो चलेगा. अब क्या है आपके पास एक पहले तो ये बताओ, आपकी बॉडी में इंसुलिन बनाता कौन है? आपकी बॉडी में आपके पास एक ग्लैंड है पैनक्रियास, जो कि मिक्सोक्राइन ग्लैंड है. उसका एक्सोक्राइन पोर्शन भी होता है, उसका एंडोक्राइन पोर्शन भी होता है. इस पैनक्रियास का जो एंडोक्राइन पोर्शन है, जिससे आप क्या बोलते हो, आइलेट्स ऑफ लैंगरहन है. बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि 99% तो एसिनर सेल्स ही होते हैं. 1% आपके पास ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस होते हैं. इस आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस में सेल्स होते हैं जैसे अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स, डेल्टा सेल्स. उनमें से एक सेल है आपके पास बीटा सेल, और ये जो बीटा सेल आपके पास होता है ये आपकी बॉडी में इंसुलिन बनाता है. इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो सेल्यूलर अपटेक में उस ग्लूकोज की ये मदद करता है. तो इंसुलिन आपके पास हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल सेल में कम करता है, तो ये हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है. बढ़िया, ये आपके पास एक हार्मोन है जो कि आपको पैनक्रियास बना के देता है. अब कभी कभी क्या होता है, आपके ये बीटा सेल्स पैनक्रियास बनाने से मना कर देते हैं, ये अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं और इंसुलिन का प्रोडक्शन हो जाता है कम. उस केस में आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि सेल्स उसको अपटेक कर नहीं पा रहे, इनफ अमाउंट ऑफ इंसुलिन आपके पास नहीं है. ब्लड में जो ग्लूकोज है फिर आपको यूरिन में ग्लूकोज दिखाई देता है ना वहां पे, तो उसको आप बोलते हो ग्लाइकोसूरिया. इससे जो डिसीज कोज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलाइटस. डायबिटीज मेलाइटस. तो डायबिटीज मेलाइटस जो डिसीज है उसमें हमने देखा है कि इंसुलिन की हो जाती है भारी मात्रा में कमी, और जिनको डायबिटीज मेलाइटस होता है उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं टाइमली, क्योंकि बॉडी इंसुलिन बना नहीं पा रही. और अगर सेल को ग्लूकोज नहीं मिला तो वीकनेस हो जाएगी, क्योंकि वही ग्लूकोज आके जाकर ग्लाइकोजन बनाएगा, स्टोर्ड फूड की तरह काम करेगा. वही ग्लाइकोजन से एटीपी बनने वाला है. अगर आपके सेल को ग्लूकोज नहीं मिल रहा तो बहुत दिक्कत है बेटा. तो ऐसे पेशेंट्स को रेगुलरली इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं. बहुत सी कोशिश की गई कि इंसुलिन दवाई की फॉर्म में, ओरल फॉर्म में पेशेंट्स को दिया जाए, पहली चीज.
लेकिन क्या दिक्कत होती थी, ये एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है, तो जैसे ही आप इसको खाते थे डाइजेस्टिव सिस्टम में ही आता था, आपके पास स्टमक में पेप्सिन पूरा प्रोटीन डाइजेस्ट कर जाता था, इंसुलिन पहुंच ही नहीं पाता था। तो ऐसे प्रोटीनेशियस हार्मोन को उस पेशेंट को कैसे दिया जाए, क्या किया गया हिस्ट्री में, क्या किया गया कि सिमिलर ऑर्गेनिज्म को ढूंढा गया। दो मेजर एग्जांपल आपके पास आते हैं, या कैटल है या डॉग है ना। पिग की भी बात की जाती है, तो स्लॉटर किया पिग को, कैटल्स को, डॉग को, उनकी बॉडी में भी इंसुलिन जैसा सब्सटेंस बन रहा था, है ना। सिमिलर इंसुलिन एनिमल्स में भी बनता है। हमने क्या किया, एनिमल्स का इंसुलिन निकाला, है ना, पहले उनको मारा, उनके पैनक्रियाज निकाले, उसमें से इंसुलिन निकाला, उसको हमने बॉटल्स में भरा है, इंजेक्शंस में भरा है, और वो इंसुलिन जो है इंसर्ट किया जाता था इंजेक्शंस के थ्रू ह्यूमंस के अंदर। अब टेम्परेरी काम तो चल रहा था, लेकिन है तो वो फॉरेन सब्सटेंस ना, हमारा इंसुलिन नहीं है ना, किसी एनिमल का इंसुलिन है। एनिमल का इंसुलिन ह्यूमन में डालोगे तो रिएक्शन होगा, बहुत से पेशेंट्स को रिएक्शन हो जाता था, एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते थे, तो ये तो काम नहीं चल रहा था, कुछ इसका ऑल्टरनेट तो ढूंढना था। तब वहां पर एंट्री हुई बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ने आपको क्या सिखाया कि आज की डेट में आप हमारा जीन यूज करो और उससे किसी भी माइक्रोब में अपनी मनमर्जी का एंजाइम बनवा लेते हो, तो क्यों ना हम अपनी मनमर्जी का इंसुलिन किसी बैक्टीरिया के अंदर बना ले, किसी माइक्रोब के अंदर डाल बना ले। तो बहुत बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया आइडिया था। तो हमने क्या किया जी, हमने क्या किया बेटा, ह्यूमन के पास जो इंसुलिन बनाने वाला जीन था, उस जीन को हमने एक वेक्टर में इंट्रोड्यूस किया, है ना, एक वेक्टर, एक प्लाज्मिड में हमने इंट्रोड्यूस किया हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को। और इंट्रोड्यूस करने से हमारे पास क्या बन गया, आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारे पास बन गया। बायोटेक्नोलॉजी का यूज हुआ, उस आरडीएनए को हमने डाला ई कोलाई में, बैक्टीरिया में, हमें तो कोई भी होस्ट चाहिए था, हमने ई कोलाई में डाला, और ई कोलाई को हमने हमारी प्लेट में लैब में कल्चर करना शुरू कर दिया। पहले आपने ई कोलाई को ऑफकोर्स स्क्रीनिंग की होगी, बिल्कुल बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस, आपने स्क्रीनिंग करी, आपने वो ई कोलाई ढूंढे जो कि ट्रांसफॉर्मेंट्स थे, जिनके अंदर आपका आरडीएनए आया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स उसके अंदर इंट्रोड्यूस हुए थे, उनको आपने कल्चर किया। अब जितनी सारी प्लेट पर ये इकोलाई ग्रो कर रहा है, हमने क्या सोचा, उतना ही ज्यादा इंसुलिन मिल रहा होगा और हम उस इंसुलिन को ऑब्टेन कर लेंगे। लेकिन हमें इंसुलिन हमारे जैसा नहीं मिला, जो हमारा इंसुलिन होता है वो हमें नहीं मिला। तो साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि अगर हमने ह्यूमन का ही जीन डाला है, हमें वैसा जीन यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। तो हम जानते थे कि एक स्टेप है जो कि यहाँ पर दिक्कत करता है। क्या, अगर आप ह्यूमंस में बात करो तो ह्यूमंस के अंदर जो इंसुलिन बनाने वाला डीएनए है, उस डीएनए से आपके पास बनेगा आरएनए, आरएनए से आपके पास बनेगा प्रोटीन। लेकिन ये जो प्रोटीन है, जो मेन इंसुलिन हमारी बॉडी में बनता है बेटा, ये प्रो हार्मोन की फॉर्म में बनता है, ये एक्टिव नहीं होता। हमारे पास जो इंसुलिन है वो प्रो हार्मोन की फॉर्म में है। प्रो हार्मोन मतलब हमने देखा कि हमारे प्रोटीन की चेन में थी ए चेन, ठीक है, हमारे पास थी ए चेन, बी चेन और सी चेन, इस तरीके से स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। तो मान लेते हैं यहां से लेकर यहां तक आपके पास थी ए चेन, ठीक है, तो ये मेरे पास आई ए चेन, फिर मेरे पास आई यहां से लेकर यहां तक बी चेन, और फिर मेरे पास आई यहां से लेकर यहां तक सी चेन, ठीक है। इस तरीके से आपका प्रो हार्मोन इंसुलिन दिखाई देता है। मैं इसको यहां से साइड कर देती हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको आपका प्रो हार्मोन दिखाई देता है, ये आपका प्रो हार्मोन है। प्रो हार्मोन में क्या क्या है, एक ए चेन है, एक बी चेन है और एक सी चेन है। इस ए चेन के आपस में एक इंट्रा डाइसल्फाइड ब्रिज होता है, ए और सी के बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, एस एस यानी डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। अब ये जो ए वाली चेन होती है ये 21 अमीनो एसिड की होती है, जो सी वाली चेन होती है वो 30 अमीनो एसिड की होती है, और जो बी वाली होती है वो लगभग 33 अमीनो एसिड की, ठीक है। लेकिन ये प्रो हार्मोन है, ये प्रो हार्मोन है, ये प्रो हार्मोन। आपकी बॉडी में तो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है, हम यूकैरियोट्स के अंदर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है। जब हमारे अंदर ये पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है, तो ये प्रो हार्मोन हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव हार्मोन। उस एक्टिव हार्मोन में बेटा सी पेप्टाइड हटा दी जाती है। हमारे पास जो एक्टिव हार्मोन होता है, हमारे पास जो एक्टिव हार्मोन होता है, मैं यहाँ पर आपको एक्टिव हार्मोन ड्रॉ कर कर दिखाती हूँ। उसके अंदर ये ए चेन है और उसके पास ये, सॉरी, ये बी है और ये सी है ना, ये मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया था, ये बी है और ये सी है, ये ए चेन है, ये बी चेन है और ये सी चेन है, ठीक है। जो आप एक्टिव हार्मोन देखोगे उसके पास ए चेन है,
और उसके पास बी चेन है, सी चेन कट कर दी जाती है। सिर्फ ये ए चेन, इसके पास एक इंट्रा डाइसल्फाइड ब्रिज होता है ना, और अपनी अ, और अपनी बी चेन से ये जुड़ा होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो मैं दो डाइसल्फाइड बॉन्ड यहां पर बना रही हूँ। ये आपका मेच्योर इंसुलिन, ये 21 अमीनो एसिड और ये 30 अमीनो एसिड, टोटल हुआ आपके पास 51, राइट। 51 अमीनो एसिड का ये आपके पास एक मेच्योर इंसुलिन है। ये आपके पास एक मेच्योर इंसुलिन है। हमारा मेच्योर इंसुलिन ऐसे दिखाई। अगर आप बैक्टीरिया की बात करो, बैक्टीरिया में पहली बात पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल कुछ नहीं होता, मतलब उनके अंदर इंट्रोन हटाने वाला सामान नहीं है। इंट्रोन्स हटाना, स्प्लाइसिंग करना बैक्टीरिया में नहीं होता। रही बात पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन की, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, हर बैक्टीरिया के पास ये मशीनरी भी नहीं है। बहुत स्पेसिफिक प्रोटीन्स का पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है। हमारे इंसुलिन का सी पेप्टाइड हटाने वाली एंजाइमेटिक मशीनरी इकोलाई के पास नहीं थी। तो कोशिश करके भी हम इकोलाई से आरडीएनए से हमारा इंसुलिन नहीं बना पा रहे थे, और ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो यहाँ पर क्या किया गया, दिमाग लगाया कुछ साइंटिस्ट ने। एक कंपनी थी अमेरिका की जिसका नाम था एली लीली कंपनी। मैं रीड करूंगी, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। अमेरिका की एक कंपनी, अमेरिकन कंपनी, क्या नाम है उसका, एली लीली, बहुत बढ़िया सा नाम है। 1983 में इस अमेरिकन कंपनी ने दिमाग लगाया। इन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ए बी सी में से सी नहीं हटाया जा रहा, तो ऐसा करते हैं, दो अलग अलग इकोलाई लेते हैं। दो अलग अलग इकोलाई लेते हैं। ये इकोलाई नंबर 1 हो जाएगा आपके पास, ये इकोलाई नंबर 2 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। आरडीएनए की मदद से, यानी आपके वेक्टर की मदद से आप जीन ऑफ इंटरेस्ट डालो। सिर्फ किसका जीन डालोगे, सिर्फ और सिर्फ ए पेप्टाइड बनाने वाला जीन डालो। तो ई कोलाई 1 में आपने ए पेप्टाइड बनाने वाला जीन डाला, और ई कोलाई बी में आपने कौन सा जीन डाला बेटा, बी पेप्टाइड बनाने वाला जीन डाला, ठीक है। तो आपने जब इसका कल्चर किया तो इसने आपको बहुत सारी ए चेन बना के दे दी। आपने जब इसका कल्चर किया तो इसने बहुत सारी आपको बी चेन बना के दे दी। आप इस ए चेन और बी चेन को लेके जाओ लैब में, और वहां पर इन विट्रो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनवा दो। वहां पर आप इन विट्रो डाइसल्फाइड बॉन्ड बना दो। देखो कितना दिमाग इन्होंने यहां पर लगाया, और बाहर ए चेन और बी चेन लेकर आए, डाइसल्फाइड बॉन्ड से इनको ज्वाइन किया, और इन्होंने हमारा इंसुलिन पहली बार बना दिया, ह्यूमन इंसुलिन बना दिया, जो किस नाम से आज भी कमर्शियली यूज किया जाता है, हिम्यूलिन। ह्यूम्यूलिन नाम से मार्केट में ह्यूमन इंसुलिन ये लेकर आए, जो इंजेक्ट किया जाता है। हाँ, इस एंजाइम को, इस पेप्टाइड को ऐसा रहने के लिए स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए। इसीलिए जब भी जो लोग इंसुलिन यूज करते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं इंसुलिन की, वो एक आइस पैक अपने साथ रखते हैं, क्योंकि ऑप्टिमम कंडीशंस आपको देनी पड़ेंगी ये बॉन्ड बना के रखने के लिए। ह्यूम्यूलिन नाम से इंसुलिन मार्केट में आ गया, खूब पैसा इस कंपनी को मिला। आज की डेट में, अभी मैंने जस्ट लेटेस्ट रिसर्च पेपर पढ़ा था, जिसमें इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही, दो अलग अलग इकोलाई में नहीं डालना पड़ रहा। इंटरेस्टिंगली इतना दिमाग लगाया आपके साइंटिस्ट ने। उन्होंने क्या किया बेटा, कि अगर हम बैक्टीरिया में इंसुलिन बनाने वाला जीन डाल सकते हैं, तो हम बैक्टीरिया में उस एंजाइम का भी जीन डाल सकते हैं जो सी पेप्टाइड को क्लीव करता है। उन्होंने एक ही प्रमोटर के अंदर आपका जीन डाला इंसुलिन का, साथ में वो जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डाल दिया है जो उस एंजाइम को बनाएगा जो सी पेप्टाइड को क्लीव करेगा। तो सोचो, एक ही बैक्टीरिया से सारा काम हो रहा है। तो अब तो खैर हम काफी एडवांस हो चुके हैं, पर इली लिली कंपनी ने ये काम किया था, और खूब ह्यूमन इंसुलिन बनाया था, और खूब पैसा इनको मिला। एक एक करके रीड कर लो, ह्यूमन इंसुलिन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दो साइंटिस्ट ने ह्यूमन इंसुलिन, दो साइंटिस्ट थे जिनको इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज मिला था कि इंसुलिन से आप डायबिटीज़ क्योर कर सकते हो। ये नाम साइंटिस्ट का सिंस एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप छोड़ सकते हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बिफोर दिस डिस्कवरी, इंसुलिन वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पिग एंड कैटल पैनक्रियास, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट था और उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स थे। इंसुलिन फ्रॉम मैमल सोर्स दो caused some patients to develop allergy, एलर्जी हो रही थी कुछ पेशेंट्स में, है ना, या अलग अलग तरीके के रिएक्शंस हो रहे थे उनके बॉडी में, मतलब ये लॉन्ग टर्म ये काम नहीं चल पा रहा था। हमें चाहिए ह्यूमन इंसुलिन। हमारी बॉडी में जो ह्यूमन इंसुलिन होता है वो 51 अमीनो एसिड का बना होता है। उसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, चेन ए और चेन बी, जिनके बीच में दो डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं। देखो कितने सारे क्वेश्चन इस पॉइंट से, हमारा इंसुलिन कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो इंसुलिन बनता है वो प्रो इंसुलिन की फॉर्म में बनता है। हमारे पास जो इंसुलिन बनता है वो प्रो इंसुलिन की फॉर्म में बनता है। उसको बाद में ट्रांसफर किया जाता है, सी पेप्टाइड उसमें से हटाई जाती है, तो जाकर वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। बैक्टीरिया इंसुलिन नहीं बना पा रहा था, क्यों?
बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स दैट बैक्टीरिया के नॉट रिमूव। वही एक ही बात है बेटा, अगर मैं इसको इंट्रॉन ना बोलूँ, नॉन फंक्शनल पार्ट ना बोलूँ, पहले अगर इंट्रॉन हटा दिया जाता तो ये सी पेप्टाइड बनता ही ना, या कह लो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में इसको इंट्रॉन हटाना आता नहीं है, ठीक है, तो नहीं कर पा रहा बैक्टीरिया ये काम कुल मिला के। इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंसुलिन कैसे सिंथेसाइज होता है, एक प्रो हार्मोन की तरह सिंथेसाइज होता है, उसको फुली मेच्योर या फंक्शनल में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके पास एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है सी पेप्टाइड का, उस सी पेप्टाइड को आपको रिमूव करना पड़ेगा जब आप इंसुलिन को मैच्योरेशन दे रहे हो, और यही सबसे बड़ी दिक्कत थी। क्या था हमारे पास, एक ए चेन थी जो कि कितने अमीनो एसिड की है 21, एक बी चेन थी जो कितने अमीनो एसिड की है 30, और बीच में एक सी पेप्टाइड थी, ये होता है प्रो इंसुलिन, ये होता है प्रो इंसुलिन। जब ये मेच्योर होता है तो सिर्फ ए और बी रह जाती है, सी चेन हट चुकी होती है, ए में एक इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है और ए और बी के बीच में दो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। 21 और 30 मेच्योर आपका 51 अमीनो एसिड्स का इंसुलिन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। बस इतना याद रखना है कि मेच्योरेशन पे सी पेप्टाइड को हटा देना है। तो क्या करें, इस चीज को कैसे पॉसिबल करें, सबसे बड़ा चैलेंज ये था इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए कि हमें ऐसी डीएनए टेक्निक नहीं मिल पा रही थी जिससे इंसुलिन को मैच्योर फॉर्म में ऑब्टेन किया जा सके। किसने ये इनिशिएशन किया, इली लिली कंपनी ने। इन्होंने दो डीएनए सीक्वेंस बनाए, एक ए चेन से मैच करता था, एक बी चेन से मैच करता था, उनसे और उनको किस में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ई कोलाई के प्लास्मिड के साथ, ठीक है। इन्होंने दो डीएनए के सीक्वेंस लिए, एक डीएनए के सीक्वेंस जो ए चेन को कोड करता है, दूसरा बी चेन को कोड करता है, एंड एम्प्लॉयड देम टू सिंथेसाइज इंसुलिन चेन बाय इंट्रोड्यूसिंग ई कोलाई प्लास्मिड्स। ई कोलाई प्लास्मिड्स के साथ वेक्टर के साथ ज्वाइन किया, ई कोलाई में इंट्रोड्यूस किया, चेन ए और बी को सेपरेटली बनाया, उनको बाहर एक्सट्रैक्ट किया और बाद में उनके डाइसल्फाइड बॉन्ड क्रिएट कर लिए। ये कंपनी ने बाद में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनाए और पहला ह्यूमन इंसुलिन बनाया, जिसको आप ह्यूमलिन भी कहते हो। और दिमाग लगाने का इस कंपनी ने खूब पैसा छापा है, खूब पैसा छापा है, ठीक है। तो बढ़िया ह्यूमन इंसुलिन का एक आइडिया आपको आई होप यहाँ पर मिल गया, ठीक है। किस तरीके से बनता है, पूरा बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस आपको समझाया हुआ है। पहले आप वो डीएनए का सेगमेंट लो जो इंसुलिन का जीन है जिससे इंसुलिन बनेगा, है ना, वो आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा डोनर से, एक ह्यूमन से, ठीक है। उसको आप वेक्टर के साथ ज्वाइन करोगे, है ना। आप पहले एक आरडीएनए बनाओगे, सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, आरडीएनए बनाओगे, आरडीएनए में उस जीन को आप वेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस करोगे, वेक्टर में कट लगवाओगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, जीन में कट लगाओगे और लाइगेज से दोनों को ज्वाइन कर दोगे। पूरा बायोटेक्नोलॉजी वाला प्रोसेस है। तीसरे स्टेप में ये जो आरडीएनए बना है, जो आपने प्लाज्मिड बनाया है, उसको आप होस्ट में लेकर आओगे, यानी इकोलाई में लेकर आओगे ताकि मल्टीपल कॉपीज बने, और आप उस होस्ट को रेप्लिकेट करने दोगे, होस्ट को डिवाइड करने दोगे ताकि खूब सारी कॉपीज आपके पास उस जीन की बन जाए, और वो फिर उससे प्रोटीन बनाएगा, यानी आपको चेन ऑब्टेन होगी। फिर आप उसको वहां से प्योरीफाई कर कर ले लोगे। अब जो जो होस्ट के अंदर आया बेटा, उसकी स्क्रीनिंग भी करनी पड़ेगी, है ना। ये भी लास्ट स्टेप होता है, आप जानते हो कि जरूरी नहीं है ना कि हर होस्ट के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर हुआ, ये तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स की स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, होस्ट सेल की स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी कि किसके अंदर आरडीएनए आया है, नहीं आया है। जिनके अंदर आया है उनको आप सेपरेट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आपको खूब सारा इंसुलिन मिलेगा जो आप वहां से ऑब्टेन कर सकते हो। पूरा बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर यहाँ पर आपके लिए दोबारा इन्होंने बोला हुआ है। इंसुलिन आपने पढ़ लिया। दूसरी चीज आपने पढ़नी है बेटा जीन थेरेपी। दूसरी चीज आपने यहाँ पर पढ़नी है क्या, जीन थेरेपी। क्या होती है जीन थेरेपी। हमने देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म में ना जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो रहा था। जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कोई जीन में म्यूटेशन हो गई तो कोई एंजाइम बना नहीं जिसकी वजह से बीमारी है, या फिर ऐसा कोई पॉइंट म्यूटेशन हो गया, एंजाइम कुछ इस तरीके से डिफेक्ट हो गया कि आपको सिम्टम्स या बीमारी दिखाई दे रही है। तो हमने कहा कि जब हम जीन के साथ इतनी सारी छेड़खानी करना सीख चुके हैं, अगर किसी जीन, किसी एंजाइम की कमी से एक डिसीज हो रही है, क्यों ना ह्यूमन में वो जीन बाहर से डाल दिया जाए और ऐसा कोई ट्रीटमेंट बनाया जाए जिससे हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी ट्रीट कर पाए। उसका एक इंट्रोडक्शन आप पढ़ते हो जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउ करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट। जो भी डिफेक्ट आपके जीन में आया है जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े डिसऑर्डर हो रहे हैं, क्यों ना हम उसको करेक्ट करें। लेकिन इसको करेक्ट करना चाइल्ड या एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही होगा बेटा। बहुत ज़्यादा एडल्ट होने के बाद आप ये चेंज क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने चाइल्ड की स्टेज में कर लिया या एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर लिया तो वो हर एक सेल में वो जीन चला जाएगा, क्योंकि अभी वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेल। एक बार आप एडल्ट हो गए, आप हर एक सेल का अलग अलग जीन नहीं चेंज कर सकते। एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपको टोटीपोटेंट या मल्टीपोटेंट सेल्स मिल जाएंगे, एक में चेंज करोगे तो पूरे जो है ऑर्गेनिज्म में आपको चेंजेस करना ईजी हो जाएगा।
लेकिन बड़े होने के बाद आप हर एक सेल निकाल के उसके जीन्स में ऐसे चेंजेस नहीं कर सकते। तो जीन थेरेपी की एक लिमिटेशन है, ये चाइल्ड स्टेज या एम्ब्रियोनिक स्टेज तक ही हो सकता है। ठीक है, पहली चीज। इस थेरेपी में इस थेरेपी में जीन को आप इंसर्ट कर दो पर्सन के सेल्स में और टिश्यू में, ताकि आपकी डिसीज ट्रीट हो जाए। अब हर एक सेल में डालना आसान नहीं है, लेकिन अगर वो छोटा एज में है वो बच्चा, तो आप उसके अंदर फिर भी ट्राई कर सकते हो ना। आप उसका जीन नहीं, आप जीन इंसर्ट कर दो। करेक्शन ऑफ अ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल जीन into the individual or embryo to take over the function of and compensate for the non-functional gene। आपको एक डिफेक्ट को क्योर करना है, आपको उसको करेक्ट करना है। नॉर्मल जीन उस बॉडी में नहीं है, आप नॉर्मल जीन की डिलीवरी कर दो, है ना, उस इंडिविजुअल में या उस एम्ब्रियो में, ताकि जो फंक्शन नहीं हो पा रहा वो हो जाए। जो नॉन फंक्शनल जीन है, अब आपने एक ऐसी जीन डाल दी जो कि फंक्शनल है। बहुत ईजी है ये समझने के लिए, करना उतना ही मुश्किल। समझना इजी है, सेल निकालो जीन डालो, करना और इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना उतना ही मुश्किल। जीन थेरेपी क्या है? ऑफ कोर्स एक जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक है, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस है, जिसमें एक जीन जो कि अभी फॉल्टी है, आप उसको रिप्लेस कर रहे हो एक हेल्दी फंक्शनल जीन से। इस डेफिनेशन पे क्वेश्चन बहुत सिंपल है आई गेस, ये तो है ना। आप बस फॉल्टी जीन की जगह हेल्दी जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हो। जीन थेरेपी इज बीइंग एक्सप्लोर्ड एज पोटेंशियल ट्रीटमेंट फॉर रेंज ऑफ डिसीज। अब हम इस एरिया को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि बहुत सारी डिसीज शायद हम फ्यूचर में इससे ट्रीट कर पाएंगे, जिसमें से एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके पास आता है स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, स्किड। और पहली बार जो ट्रीटमेंट किया था जीन थेरेपी से, वो स्किड डिसीज का ही किया था। एक 4 साल की लड़की थी, अशांति नाम था उसका, मुझे उसकी कास्ट नहीं याद, पर अशांति नाम था उस बच्ची का, अशांति डिविल्सा कुछ इस तरीके से नाम था, अशांति नाम था। 4 साल की बच्ची थी, और उसको एक डिसीज थी स्किड। अभी हम उसके बारे में देखेंगे। उसको ट्रीट किया था जीन थेरेपी से। हम जीन थेरेपी से बहुत सारी डिसीजेस ट्रीट कर सकते हैं। स्किड तो आप पढ़ोगे, स्किड आपके सिलेबस में आता है, अच्छे से हम उसको पढ़ेंगे। आप डीएमडी, जो आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर आ जाता है ना, आपके पास मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आ गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, बहुत सी ऐसी डिसीज हैं जिनमें सिर्फ एक जीन के डिफेक्ट से इतने बड़े बड़े डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। क्यों ना हम एक फंक्शनल जीन डाल दें और इस बीमारी से इस दुनिया को बचा लें। तो वही जीन थेरेपी एक्सप्लोर कर रहा है आज के टाइम में, रिसर्च फील्ड्स उसी पर बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। लेकिन हम जिसको सक्सेसफुली ट्रीट कर चुके हैं स्किड डिसीज को, उसको हम अपनी बुक्स में पढ़ते हैं, है ना। तो एक बच्ची थी बेटा, 4 साल की बच्ची थी, 4 साल की थी, 1990 में उसको हमने ट्रीट किया था। हमने देखा उसके अंदर जीन एक नहीं है जो कि कौन सा एंजाइम बनाता है, एडिनोसिन डी अमाइनेज एंजाइम। उसके पास एक जीन है ना, पेशेंट्स विद एडीए डेफिशिएंसी। एडीए क्या होता है बेटा? एडिनोसिन डी अमाइनेज। ये देखो, एडिनोसिन डी अमाइनेज एक एंजाइम का नाम है। एडीए यानी एडिनोसिन डी अमाइनेज। एडिनोसिन डी अमाइनेज एक एंजाइम का नाम है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ये एक बहुत ही रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये एंजाइम अगर नहीं है तो ये एडिनोसिन को आगे डी अमीनेशन नहीं कर पाता। तो एडिनोसिन अक्यूमुलेट करता है। एडिनोसिन जब अक्यूमुलेट करता है तो इम्यूनिटी हैम्पर होती है, आपकी इम्यूनिटी हैम्पर होती है। इसीलिए जिस किसी बच्चे में ये एंजाइम नहीं है, उस बच्चे की इम्यूनिटी वीक होती है। ये एक इम्यूनिटी रिलेटेड डिसऑर्डर है ना। इसीलिए इसका नाम है सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी। उस बच्चे में इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्या हुआ? एक जीन डिफेक्टेड निकला। वो जीन जो जिसमें डिफेक्ट है, वो एक्चुअली एक एंजाइम बनाना चाहता था, एडिनोसिन डी अमाइनेज। अब क्योंकि जीन में डिफेक्ट है तो वो एंजाइम बना नहीं पाया। ये एंजाइम बहुत ज़रूरी था इम्यून सिस्टम के अच्छे से फंक्शन करने के लिए। और जब एंजाइम ही नहीं है तो इम्यूनिटी नहीं है, इम्यूनिटी नहीं है तो ऐसे बच्चे को बहुत जल्दी डिसीजेस लग जाती हैं। इसको आप बोलते हो स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी। इसके लिए सबसे पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी की थी। कैसे की थी बेटा? पेशेंट है, उसको एडीए डेफिशिएंसी है, उसके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, अनेबल है, बिल्कुल नहीं आ रहा, ठीक है। जो भी पैथोजन उसको इन्फेक्ट कर रहा है उसके लिए उसके पास कोई इम्यूनिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके जो टी लिम्फोसाइट है, उस टी लिम्फोसाइट में एक एंजाइम अमीनो एडिनोसिन डी अमाइनेज नाम का एंजाइम जो लिम्फोसाइट में एक्टिव होना बहुत जरूरी था। टी लिम्फोसाइट में उस एंजाइम का एक्टिव होना बहुत जरूरी था। वो फंक्शनल टी लिम्फोसाइट उसको आपको नहीं मिला। उस एंजाइम की वजह से जो टी लिम्फोसाइट फंक्शनल होने वाले थे वो आपको नहीं मिल रहे। इनके लिए पहली जीन थेरेपी एक बच्ची, 4 साल की बच्ची पर की गई थी 1990।
इसके अंदर क्या होता है, ये बाकी पॉइंट्स मैं आपको बाद में बताऊंगी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन क्या है या एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी क्या है। पहले हम जीन थेरेपी की बात कर लेते हैं कि जीन थेरेपी में हमने किया क्या था, बहुत बढ़िया तरीके से इसको बताया है। तो बेटा देखो, आपको पता है बोन मैरो से सारे ब्लड सेल्स बनते हैं, आरबीसी भी, डब्ल्यूबीसी भी, प्लेटलेट्स भी, है ना। लिम्फोसाइट एक्टिवेट नहीं है क्योंकि एडिनोसिन डी अमाइनेज एंजाइम काम नहीं करता। सबसे पहले उस बच्ची के लिम्फोसाइट्स को एक्सट्रैक्ट किया गया, है ना, पेशेंट के बोन मैरो से, क्योंकि बोन मैरो ही बनाता है। बोन मैरो से लिम्फोसाइट बनाने वाले सेल्स जो आगे जाकर पूरी बॉडी के लिम्फोसाइट्स बनाएंगे, तो वो लिम्फोसाइट डिफरेंशिएटिंग सेल्स को आपने निकाल लिया। कहाँ से? बोन मैरो से। देखो बच कैसे गए, फायदा कैसे हुआ। एक एक लिम्फोसाइट को निकालकर उसमें जीन डालते तो दिक्कत है ना, क्योंकि लिम्फोसाइट के अंदर तो क्या है, लिमिटेड टाइम पीरियड है, खत्म हो जाएंगे, वो तो अमर नहीं है ना बेटा। जैसे आरबीसी का 120 डेज का होता है, तो उसी तरीके से हमने लेस देन 24 आवर्स की साइकिल डब्ल्यूबीसी में देखी होती है, ठीक है। तो अब ये डब्ल्यूबीसी तो 24 घंटे में, मैक्सिमम 24 घंटे में या कुछ और घंटों में खत्म हो जाएंगे। अगर मैंने यहाँ से एक लिम्फोसाइट निकाल के उसमें फंक्शनल एडीए डाल भी दिया तो क्या होगा, अगले 24 घंटे में मुझे फिर से उसका जीन रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो जीन रिप्लेस लिम्फोसाइट का नहीं किया जाता, बोन मैरो सेल्स के वो सेल्स जो लिम्फोसाइट में कन्वर्ट होंगे, जो डिफ्रेंशिएट कर लिम्फोसाइट बनाने हैं, गड़बड़ वहां है, अगर वहां ट्रीट कर दिया जाए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो पेशेंट के बोन मैरो से डिफरेंशिएटिंग लिम्फोसाइट्स को निकाला जाता है, उनको कल्चर किया जाता है, जो कि सारे लिम्फोसाइट्स आप बनाएंगे आगे जाके। उन ग्रोइंग लिम्फोसाइट्स को बॉडी के बाहर हम कल्चर करते हैं। उसके अंदर हम लोग रेट्रोवायरस का यूज कर cDNA इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे फंक्शनल एडीए जा सके। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि रेट्रोवायरस हमारे सेल्स को इन्फेक्ट करना जानता है। रेट्रोवायरस अपना आरएनए हमारे अंदर लाता है, अपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से उसको cDNA में कन्वर्ट करता है। कॉम्प्लीमेंट्री cDNA क्या है बेटा यहाँ पर? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। cDNA क्या है यहाँ पर? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये चीज भी आप अभी पिछले चैप्टर में अच्छे से पढ़कर आए हो कि रेट्रोवायरस के पास ना आरएनए होता है, लेकिन आरएनए के साथ साथ इसके पास एक एंजाइम होता है विच इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से ये आरएनए से डीएनए बना लेता है। आरएनए से जो डीएनए बनता है उससे आप बोलते हो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, है ना। उसको आप बोलते हो cDNA या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हमारे होस्ट के जीनोम से अटैच होता है और अपने आरएनए ये हमारी मशीनरी से बनवाता है। तो जब रेट्रोवायरस को ये काम करना आता था तो हमने उसी का यूज किया। रेट्रोवायरस के अंदर जीन काटे और आपने कौन सा जीन डाला? फंक्शनल एडीए वाला जीन डाला और सेल के अंदर उसको जाने दिया। अब जैसे ही वो सेल के अंदर जाएगा वो cDNA बनाएगा, वो लिम्फोसाइट के डीएनए से एसोसिएट करेगा और आपके लिम्फोसाइट में एडीए, फंक्शनल एडीए बनाने वाला जीन इंट्रोड्यूस हो गया। पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स इनटू द पेशेंट्स बोन मैरो सेल। पेशेंट के बोन मैरो सेल में फिर भी बेटा ऑफकोर्स, क्योंकि लिमिटेड टाइम पीरियड ही हो सकता है, लंबा, इतना लंबा तो ये भी नहीं चलेगा। कुछ टाइम बाद आपको ये लिम्फोसाइट्स निकाल के इनके अंदर जीन, अच्छा वाला जीन आपको डालना पड़ता है। फिर आप उसको क्या करते हो बेटा? वापस बॉडी में इंजेक्ट कर देते हो। ये लिम्फोसाइट जो आपने बोन मैरो से निकाले थे, इनमें आप फंक्शनल जीन डाल के इसको वापस बोन मैरो में डाल देते हो। कुछ टाइम काम चल जाता है, बट ऑफकोर्स इसकी भी इमोर्टैलिटी नहीं है। तो आपको कुछ टाइम बाद वापस से बोन मैरो के सेल्स लेकर, वहां से सारे लिम्फोसाइट्स लेकर, उनके अंदर आपको फिर से एक नया जीन इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। बहुत बढ़िया वे में डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया है। पेशेंट है, उसको डिसीज थी, उसके पास ये जीन नहीं था। एडीए का जीन शायद क्रोमोसोम नंबर 20 पर होता है ना। अभी हमने इंसुलिन का देखा था, वो क्रोमोसोम नंबर 11 पर होता है। एडीए का शायद क्रोमोसोम नंबर 20 पर होता है। तो आप उसका जीन निकालो, ठीक है। जीन सेल्स आपने लिए, बोन मैरो से लिम्फोसाइट्स के सेल लिए, कल्चर किया, वहां पर आपने आपका फंक्शनल जीन रेट्रोवायरस, ये रेट्रोवायरस आपको दिखाया, इन्फेक्ट कर उसके अंदर डाल दिया। रेट्रोवायरस आरडीएनए लेकर आया और आरडीएनए से आपके सेल के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आ चुका है। अब सारे फंक्शनल जीन आपके पास हैं जिनको एडीए बनाना आता है, उनको आप वापस कल्चर करके इस ट्रांसफॉर्म सेल्स को ह्यूमन बॉडी में डाल दोगे। तो वो बच्ची कुछ टाइम के लिए अपने लिम्फोसाइट में फंक्शनल जीन बना रही थी और उसको डिसऑर्डर नहीं था। हाँ, कुछ टाइम बाद आपको दोबारा ट्रांसफ्यूजन करना पड़ा। तो आपने देखो जीन थेरेपी से कितने बढ़िया तरीके से इस डिसीज को ट्रीट किया। जहां जीन थेरेपी की बात आई, आपने एक चीज पढ़ी ना, पीरियोडिक ट्रांसफ्यूजन, तो उसमें भी करना पड़ता है। वैसे ही तो और तरीके बताए गए कि और क्या ऑप्शन हो सकता है इस चीज को ट्रीट करने का। आप बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ही कर दो। बोन मैरो में दिक्कत है ना, बोन मैरो के सेल्स हैं, उनमें जीन नहीं है, यही दिक्कत है ना। आप एक हेल्दी फंक्शनल बोन मैरो ले आओ जिसके डिवाइडिंग सेल्स में ये फंक्शनल जीन है, आपकी टेंशन ही खत्म। बट बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इतना ईजी नहीं है। आपकी बॉडी एक फॉरेन ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट कर देती है, बोन मैरो मैच ही नहीं होता, ग्राफ्टिंग मैच ही नहीं होती बहुत बार, तो ये एक ईजी काम नहीं है। दूसरी चीज है बेटा एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी, कि चलो जीन नहीं छेड़ते,
दिक्कत यही है ना कि एंजाइम नहीं बन रहा, आप बाहर से इंजेक्शन लगा दो एंजाइम के, आप फंक्शनल एंजाइम बाहर से डाल दो, पर ऐसा कब तक करोगे और कितने दिन करोगे? आपको रोज एंजाइम डालना पड़ेगा, तो ये इजी नहीं है। तो हमें क्या समझ में आया, हाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इस डिसीज को क्योर कर सकता है, ट्रीट नहीं, जड़ से खत्म कर देगा, क्योर कर देगा कुछ केसेस में, लेकिन ये गारंटीड सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि बॉडी एक्सेप्ट ही ना करे उस बोन मैरो को। एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी में आपको इंजेक्ट करना पड़ेगा फंक्शनल जीन, तो ये भी एक टेम्परेरी रिलीफ है, परमानेंट क्योर तो ये भी नहीं है, बार बार इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो हाँ, इससे थोड़ा सा बेटर जीन थेरेपी है, लेकिन जीन थेरेपी में भी बेटा पीरियोडिक ट्रांसफ्यूजन तो उसमें भी करना पड़ेगा। वी आर स्टिल लुकिंग आउट फॉर वेरियस मेथड्स, पर हाँ अगर ये चीज़ एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर दी जाती ना, तो पीरियोडिक ट्रांसफ्यूजन नहीं करना पड़ता। अगर यही चीज़ मुझे एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में एमनियोसेंटेसिस से पता चल गया कि ये जीन डिफेक्ट है, ये दिक्कत है, हम वहीं पर उसका जीन रिप्लेस कर देते, तो ये पीरियोडिक ट्रांसफ्यूजन हमको उस हेल्दी इंडिविजुअल में नहीं भी कर। ठीक है, तो इस वे में डेवलप कर रही है बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हमारे लिए आ रही हैं। जीन थेरेपी से क्वेश्चन अगर आएगा तो एडीए के लिए कौन से सेल्स में ट्रांसफॉर्मेंट्स डाले जाते हैं, लिम्फोसाइट, किसकी मदद से, रेट्रोवायरस की मदद से, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फंक्शनल जीन बनाता है, परमानेंट क्योर क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है, बट वो भी कुछ ही केसेस में है, एंजाइम रिप्लेसमेंट भी परमानेंट नहीं है, और जीन थेरेपी में भी पीरियोडिक ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर आ रहा है थर्ड इंटरेस्टिंग टॉपिक, विच इज मोलिक्यूलर डायग्नोसिस। अभी तक आप ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे कि बीमारी हो गई इंसुलिन देना है, बीमारी हो गई जीन थेरेपी करनी है। बायोटेक्नोलॉजी इतने बढ़िया तरीके से बीमारी होने से पहले, या अगर अभी अभी अर्ली स्टेज में भी वो डिसीज है, आप उसको डायग्नोज कर सकते हो, आप उसको डायग्नोज कर सकते हो कि जी बीमारी हुई है, उसके बारे में भी आपको ये बता सकती है, उसके बारे में भी बायोटेक्नोलॉजी आपको बता सकती है। कौन कौन सी टेक्निक्स इसके अंदर इफेक्टिव होती है? पहली बात, बायोटेक्नोलॉजी से आप अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हो, है ना, ये बहुत क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि अगर जो आप नॉर्मल मेथड यूज करते हो ना, कन्वेंशनल मेथड, जैसे सीरम और यूरिन एनालिसिस की देख रहे हैं कि सिम्टम तो दिख रहा होगा ना कुछ मान लो कोई अटैक कर गया बैक्टीरिया वायरस, फिर उसके सिम्टम्स जो सीरम और यूरिन में मिलेंगे, उसके एनालिसिस कभी भी अर्ली डिटेक्शन में मदद नहीं करते। वो जब बहुत देर हो गई, कुछ महीनों आपका जो भी उसका टाइम है, इंक्यूबेशन का टाइम है, विंडो पीरियड है, उतने टाइम तक के लिए वो रह लिया, अब आपको सिम्टम दिख रहे हैं, उसके बाद ही यूरिन में कुछ आएगा। लेकिन अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी यूज कर ली, तो अभी स्टार्ट भी हुआ है ना इन्फेक्शन का, एक डीएनए भी है ना, अगर उस बैक्टीरिया या वायरस का आपकी बॉडी में पहचान लिया जाए, तो ये क्वेश्चन 2023 में आया भी है कि अर्ली डिटेक्शन में कुछ मदद करती है तो बायोटेक्नोलॉजी। कौन कौन से मेथड आप यूज करते हो? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स पूरी बायोटेक्नोलॉजी में वही है। मान लो बेटा कोई एंटीबॉडी बनानी है, एक बैक्टीरिया है, उसके एंटीजन से आपको बीमारी होती है, आपको उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनानी है, ताकि आपको पता हो ना कि ये एंटीजन बीमारी करता है हमारे अंदर, आरडीएनए से बनेगा। कोई भी नॉर्मल सी आरडीएनए से तो बहुत सारी टेक्निक्स आपके एसोसिएटेड हो। दूसरी इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट ही एक्चुअली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करने वाले बच्चों से पूछो, ऑलमोस्ट हर डायग्नोसिस में पीसीआर आता है। क्यों? पीसीआर का काम क्या है? आप अभी देख कर आए हो, डीएनए को एम्पलीफाई करना। हो सकता है ना अभी जिस वायरस या जिस बैक्टीरिया ने आपको इन्फेक्ट किया है, वो बहुत अर्ली स्टेज में, बहुत ज़्यादा डीएनए नहीं है, आपने थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए निकाला है, अब उसमें बहुत कम, बहुत नैनोग्राम्स में वो आपको डीएनए उसका मिला है। उतने से को अगर आपको डिटेक्टेबल अमाउंट में लेकर आना है, ताकि एटलीस्ट प्रोब से पता तो लगे कि हाँ भाई बैक्टीरिया का डीएनए है मेरी बॉडी में, कैसे करोगे? डिटेक्शन इजी करने के लिए उस डीएनए को एम्पलीफाई करना बहुत ज़रूरी है, और वो एम्पलीफाई करने में पीसीआर हमारी मदद करता है। तो पीसीआर तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है बहुत सारी रिएक्शन का, बहुत सारी रिएक्शंस का स्टार्टिंग पॉइंट ही होता है। और एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर जैसे आरएनए को लेकर, है ना, आरएनए को लेकर अभी मैं पीसीआर डिस्कस करूंगी तो आपको और डिटेल में बताऊंगी कि पीसीआर और कैसे अर्ली डायग्नोसिस में मदद करता है। फिर आपके पास आती है अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक विच इज एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये सारी बायोटेक्नोलॉजिकल टेस्ट जो है ये आपको अर्ली डायग्नोसिस में मदद करते हैं। देखो 2021 और 2023 में क्वेश्चन, तो पीसीआर हो गया, आरडीएनए हो गया, आरटीपीसीआर जो आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर की बात करते हो वो भी इसके अंदर आता है, प्रोब सिस्टम भी इसमें आता है, एलाइजा भी आता है। एलाइजा अच्छे से याद रखना, पीसीआर दोनों चीजें मैं बता देती हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। ठीक है, तो एक एक करके इनको डिस्कस कर ले। तो टेक्निक हमारे पास क्या आ रही है, एक यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मॉलिक्यूलर प्रोब, है ना, इधर आ रहा है पीसीआर, इधर आ रहा है ऑटो रेडियोग्राफी। बेटा कहीं ना ये लिंक्ड ही है तीनों चीजें, देखो समझो कैसे।
आपको डिटेक्ट करना है कि आपको ये वाले बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट कर दिया है ना, अभी कोई सिम्टम नहीं दिख रहा, अर्ली डायग्नोसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी बैक्टीरिया या जो भी वायरस आपको अटैक करेगा, आज के टाइम में तो हम ये बात समझ चुके हैं ना कि इस बैक्टीरिया ये वाले डीएनए सीक्वेंस से हमारे अंदर डिसीज करता है, या ये वाला वायरस ऐसे वाले आरएनए सीक्वेंस से हमारे अंदर डिसीज करता है। आज के टाइम में हमें उन सीक्वेंसेस के बारे में पता है, क्योंकि हमें उन सीक्वेंसेस के बारे में पता है जो हमारे अंदर इन्फेक्शन करते हैं, तो हमने ऑलरेडी इन डीएनए का या इन आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना बना कर रखा हुआ है। और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड पर हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज किया। इतना तो आप जानते हो ना, फॉस्फोरस है न्यूक्लियोटाइड्स में। और हमने क्या किया, नॉर्मल फॉस्फोरस नहीं ले रखा, रेडियो एक्टिव ले रखा है, जो कि रेडियो एक्टिव है तो लाइट एमिट करेगा, जो कि रेडियो एक्टिव है। तो आपको उसके अंदर, या कहें कि आपको फोटोग्राफिक फिल्म पे वो अलग से दिखाई देगा कि वो प्रेजेंट है। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है। किसके कॉम्प्लीमेंट्री है ये डीएनए? इन्फेक्शियस डीएनए के। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। आप कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाते हो, आप डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाते हो, जिसे आप बोलते हो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, है ना। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, जिसपे कुछ ना कुछ आपने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया होगा ताकि फिल्म पे आपको वो दिखाई दे। इन्हीं को कहा जाता है बेटा प्रोब। एक छोटा सा सेगमेंट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए का, जिसमें रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स प्रेजेंट हो किसी एक सब्सटेंस के, जो कि आपको फिल्म पर देखने में, विजिबल होने में आपको मदद करे, उसको आप क्या बोलते हो? प्रोब। अब देखो क्या हुआ, मैंने मुझे डर लग रहा है कि मेरे अंदर कोई डिसीज है, किसी बैक्टीरिया की वजह से होने वाली डिसीज है। तो मेरा ब्लड वो लोग ले लेंगे, जिसमें डीएनए का अमाउंट मेरा जो है उनको मिल जाएगा। अब उस डीएनए में बैक्टीरिया का डीएनए है या नहीं, क्योंकि अगर बैक्टीरिया ने मुझे इन्फेक्ट करना शुरू किया भी होगा तो उसका एक दो कुछ अमाउंट में तो डीएनए मेरे सेल में होगा। तो क्या किया जाएगा, वो मेरे डीएनए को चेक किया जाएगा। चेक किया जाएगा, उसको पूरा आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करोगे, उसके सेगमेंट्स आप कट करोगे, उसको आप लेके जाओगे बेटा पीसीआर ना, उसको आप लेके जाओगे पीसीआर में। पीसीआर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पीसीआर के अंदर आप जानते हो एम्प्लीफिकेशन का काम होता है, साइकिल्स रन होती है और अमाउंट ऑफ डीएनए को मैक्सिमम किया जाता है। देखो अगर मेरे अंदर बहुत थोड़ा सा, मेरे डीएनए में बहुत थोड़ा सा अभी बैक्टीरिया का डीएनए, पहले पहले उसका पीसीआर किया जाता है, उसका नंबर इंक्रीज किया जाता है। नंबर इंक्रीज करने के बाद आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में उसके सेगमेंट अलग अलग कर सकते हो, और फिर आप उसको प्लेट पर हाइब्रिडाइज करने के लिए छोड़ देते हो प्रोब से। अगर आपका जो एम्पलीफाइड डीएनए है, जो टुकड़े आपके पास डीएनए के प्लेट पर ऑब्टेन हुए हैं, उनमें से कोई भी डीएनए का सेगमेंट आपके वायरस या बैक्टीरिया के डीएनए के सेगमेंट से मैच करता हुआ, तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब उस पर जाकर जुड़ जाएगा। और जब आप उसको रेडियोग्राफिक, ऑटो रेडियोग्राफी के बाद आप उसको फोटोग्राफिक फिल्म पे देखोगे तो वो चमक रहा होगा। और अगर वो प्लेट चमक रही होगी, इसका मतलब आपके सेल में बैक्टीरिया का डीएनए है, तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब ने उसको ढूंढा। ये है प्रोब का, ठीक है। और पीसीआर का ले देकर एक ही मतलब है कि अगर कोई डीएनए बहुत छोटे अमाउंट में है, इतना भी नहीं है कि आप उसे प्रोब से डिटेक्ट कर पाओ, तो एटलीस्ट आपको उसको एम्पलीफाई कर कर डिटेक्टेबल अमाउंट में लेके आना पड़ेगा, ताकि एटलीस्ट आप प्रोब से कॉम्प्लीमेंटेशन कर कर देख तो पाओ कि उतना डीएनए है या नहीं। तो पीसीआर, जो कभी कभी किसी क्राइम सीन से बहुत थोड़ा सा डीएनए मिलता है ना, उसको डिटेक्टेबल अमाउंट में लेके आने का काम करता है। ये बहुत जरूरी है चीज को समझना। पहले प्रोब समझो। तो प्रोब के अंदर क्या है, आप एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए ले लेते हो, जिसमें आपने रेडियो एक्टिव आइसोटोप फास्फोरस का यूज किया होता है, और आप अलग अलग जेनेटिक डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करने में इसकी हेल्प लेते हो। कैसे? क्या है आपके पास पीसीआर है। पीसीआर बहुत कम अमाउंट में किसी डीएनए को डिटेक्ट कर सकता है, एक बहुत यूजफुल टूल है जो पैथोजन को डिटेक्ट करने में मदद करता है, जैसे बैक्टीरिया के डीएनए को, वायरस के डीएनए को, है ना। एचआईवी वायरस जो एड्स पेशेंट में डिसीज करता है, आप पीसीआर से पता लगा सकते हो। और फॉर डिटेक्टिंग म्यूटेशन इन जीन, मतलब आप कैंसर पेशेंट्स को भी डिटेक्ट कर सकते हो पीसीआर से। कैसे बेटा? आप इतना जानते हो, उनके अंदर ओन्कोजीन्स होते हैं कैंसर पेशेंट्स के अंदर, जो नॉर्मल जीन से अलग होते हैं, जो कि ये अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन करवा रहे होते हैं। अगर एक नॉर्मल जीन उसके सेल में होगा बेटा, अगर एक पेशेंट के पास नॉर्मल जीन होगा तो कैंसर नहीं होगा, लेकिन अगर उस जीन में कहीं म्यूटेशन हो चुका है, अब वो म्यूटेशन अलग अलग तरीके का है, रोज नया म्यूटेशन आपको देखने को मिलता है, कोई फिक्स म्यूटेशन भी आपको देखने को नहीं मिलता। तो मान लो कोई ऐसा म्यूटेशन हो गया जो कि शायद उसके अंदर कैंसर कर सकता है। जितने जीन्स आपकी बॉडी में हैं, जितने हम जानते हैं, हमारे पास सबके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, हमें क्योंकि पूरी सीक्वेंसिंग पता है। अगर मैं आपका डीएनए ऑब्टेन करूं, पीसीआर से उसका अमाउंट बढ़ाऊं, और फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से उसको कॉम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करूं, लेकिन कहीं पर भी मुझे कोई कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं मिले, जो जो जितनी भी नॉन म्यूटेशंस आज तक मेरे पास हैं,
अगर वो चीज़ वहाँ पर प्रोब अटैच ना हो सकता है कोई नई म्यूटेशन आपको वहाँ पर आइडेंटिफाई करने को मिल जाएगी। तो इस लेवल पर भी जो है पीसीआर आपकी मदद कर सकता है। प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इज यूजुअली ओनली सस्पेक्टेड व्हेन इट हैज प्रोड्यूस्ड सिम्टम्स। ज्यादातर हमें सिम्टम्स के बाद ही पता चलता है, लेकिन पीसीआर का यूज करने से न्यूक्लिक एसिड उस पैथोजन का आप एम्पलीफाई कर अर्ली एज पर डिटेक्ट कर सकते हो, जब तक कि सिम्टम ना दिख रहे हो तब भी। उस लेवल पर भी पीसीआर आपकी मदद कर सकता है। ऑटो रेडियोग्राफी में आप एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए यानी प्रोब लेते हो जिसपे रेडियो लेबल्ड होता है, उसको आप हाइब्रिडाइज करने देते हो, है ना, अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से। क्लोन ऑफ सेल्स में आपने सेल्स लिए जिनके अंदर नंबर इंक्रीज किया और आप उसे हाइब्रिडाइज करने देते हो। द क्लोन विद म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म। वो क्लोन जिसके अंदर जीन में म्यूटेशन होगा वो कॉम्प्लीमेंटेरिटी शो नहीं करेगा, वो आपको फोटोग्राफिक फिल्म पे दिखाई नहीं देगा। मतलब इसके जीन में कहीं ना कहीं म्यूटेशन हुआ है तभी आपको नहीं दिखाई दे रहा। इफ द प्रोब डज नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटेरिटी विद द म्यूटेट, तो आपको म्यूटेटेड जीन्स के बारे में पता चल रहा है। आप ऑलरेडी बैक्टीरिया या वायरस का डीएनए जानते हो, अगर वो सेम आपको चेक करना है कि ये वाले वायरस, मान लो जैसे एचआईवी का लिखा हुआ है, मुझे चेक करना है कि कहीं इस पेशेंट को एड्स तो नहीं, तो एचआईवी के वायरस के आरएनए के बारे में हम सब जानते हैं, हमने उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना रखा है। हमने पेशेंट से डीएनए लिया, उसको पीसीआर से एम्पलीफाई करवाया और हमने उस प्लेट में हाइब्रिडाइज होने के लिए प्रोब छोड़ दिए एचआईवी वायरस के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए के। अगर वो अटैच हो गए और मुझे फोटोग्राफिक फिल्म पर रेडियो एक्टिविटी लाइट दिखाई दे रही है, इसका मतलब इस पेशेंट को एड्स है क्योंकि उसके पास एचआईवी का वायरस है। इस तरीके से प्रोब, इस तरीके से पीसीआर आपकी मदद करता है। एक और तरीका है जिससे पीसीआर आपकी मदद करता है बेटा, देखो जैसे आरटी पीसीआर याद है कोविड के टाइम हम लोग, आरटी क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर। पीसीआर आप जानते हो डीएनए की साइकिल है, डीएनए को एम्पलीफाई करता है। आपको कोरोना में जो इन्फेक्ट कर रहा था वो आरएनए था, उस वायरस में आरएनए था। तो क्या है बेटा, आपकी बॉडी से मैंने डीएनए लिया, आपका डीएनए लिया, अगर वो वायरस आपको अटैक कर चुका होता, कोरोना का वायरस आपको अटैक कर चुका होता, तो उसके उसके आरएनए वहां पर प्रेजेंट होते हैं, आपके सेल्स के अंदर उसके आरएनए वहां पर प्रेजेंट होते हैं, राइट, उसके आरएनए होते हैं। तो हम क्या करते हैं, आपकी बॉडी से आरएनए, आरएनए को हम लोग भेज देते हैं वहां पे रेप्लिकेट करने के लिए पीसीआर में। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि पीसीआर तो डीएनए को रेप्लिकेट करता है, तो आरएनए के लिए आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डाल दो, है ना। आप आरएनए के लिए वहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डाल दो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बैक्टीरिया के, सॉरी उस वायरस के, कोरोना वायरस को जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की जरूरत है वो आप दे दो, डीएनए पॉलीमरेज आप दे दो, बाकी सारे एंजाइम आप दे दो। अगर कोरोना वायरस वाला आरएनए आपके अंदर होगा तो वो उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को पहचानेगा, एम्पलीफिकेशन शो करेगा और आपको एक साइकिल के बाद अमाउंट बढ़ा हुआ दिखाई देगा, यानी आपके अंदर रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी, आपके अंदर आरएनए का वायरस है। अगर आपके पास जो आरएनए आया है वो वायरस का आरएनए नहीं है, वो आपका अपना ही आरएनए है, तो वो उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा। प्राइमर भी तो स्पेसिफिक होते हैं, वो उस प्राइमर को पकड़ेगा ही नहीं, वो डीएनए एम्पलीफाई नहीं होगा, आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कोरोना वायरस का अटैक नहीं। इस वे में भी पीसीआर मदद कर सकता है डायग्नोस। तो आई होप ये टेक्नोलॉजी आपको समझ में आई हो, ये थोड़ा इलेबोरेशन आपके दिमाग में यहाँ पर घुसा हो। बहुत सारी चीजें हैं, प्रोब्स, पीसीआर, मेजरली दो चीजें आपने यहाँ पर देख ली। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पढ़नी होती है वो आपके पास आता है बेटा एलाइजा। एलाइजा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट। इसके अंदर, इस टेस्ट के अंदर बहुत सिंपल सा तरीका जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, एंजाइम का इम्यूनो ऐसे आप लोग करते हो, इसके अंदर मेजरली आपको एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको इंटरैक्शन देखने को मिलेगा, एंटीजन एंटीबॉडी, क्या ये चीज कहीं लिखी हुई है ना, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन इसके अंदर होता है। चलो हम देख लेंगे यहाँ पर एक बार क्या होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया टेक्निक है, आजकल ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है। अलग अलग मेथड होते हैं, डायरेक्ट एलिजा होता है, इनडायरेक्ट एलिजा होता है, सैंडविच एलाइजा होता है, कंपेटिटिव एलाइजा होता है, अलग अलग होते हैं। मैं उनमें से कोई एक तरीका आपको समझा रही हूँ, ठीक है। क्या होता है, इस तरीके से एक प्लेट होती है, ठीक है, समझ गए। प्लेट के अंदर बेटा इस तरीके से ना वेल्स बने होते हैं, वेल्स बने होते हैं, ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास वेल्स बने। अगर एक पर्टिकुलर एंजाइम है, एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया है जिसने आपके अंदर इन्फेक्शन किया है, कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है जिसके अंदर, जिसने आपको इन्फेक्शन दिया है, वो क्या करेगा, डीएनए बनाएगा, डीएनए से क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा, आरएनए से क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। बैक्टीरिया का वो प्रोटीन जो आपके अंदर इन्फेक्शन करता है उसको आप बोलते हो एंटीजन, और इस एंटीजन के अगेंस्ट आपकी बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडी। अगर आपके साइंटिस्ट इस बैक्टीरिया को पहले से जानते हैं तो वो इस एंटीजन के अगेंस्ट आपकी बॉडी क्या एंटीबॉडी बनाती है वो उसको भी जानते हैं।
आपकी बॉडी कैसा एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर भी आपके साइंटिस्ट के पास होता है और वो मार्केट में मिलता भी है। एंटीबॉडीज बनी हुई हैं हमारे पास, हमें पता है कि इस बैक्टीरिया के लिए कौन सी एंटीबॉडी यूज करनी है। ठीक है, मान लेते हैं इस बैक्टीरिया ने आपको इन्फेक्ट कर दिया। अगर उसने आपको इन्फेक्ट कर दिया तो आपके पास उसका एंटीजन होगा, आपकी बॉडी में उसका बनाया हुआ एंटीजन होगा। हम क्या करते हैं, आपसे एंटीजन लेते हैं, आपके सेल से एंटीजन लेते हैं, आपके ब्लड से एंटीजन लेते हैं और आपसे जो हमें सैंपल मिला है इन वेल्स में उसकी कोटिंग करते हैं। मान लेते हैं मैंने यहाँ पर एंटीजन की अच्छे से कोटिंग करी, एक बार वॉश भी कर दो, जितना एंटीजन चिपक जाए उतना चिपकने दो। ठीक है, एंटीजन यहाँ पर चिपक जाएगा, परफेक्ट। इसके अंदर हम भर देते हैं बफर, क्योंकि सिर्फ वाटर से काम नहीं चलता, तो पूरा सॉल्यूशन बफर आपका भरा हुआ होता है यहाँ पे। अब यहाँ पर आप एक माइक्रो पिपेट लेकर हर वेल के अंदर उस माइक्रो पिपेट से आप डालते हो बनी हुई एंटीबॉडी, जो मुझे पता है कि इस बैक्टीरिया के लिए आपकी बॉडी बनाती है। यानी इस एंटीजन के एकदम कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडी आपके पास लैब में होती है बेटा। ठीक है, तो ये येलो कलर का मैंने क्या बनाया, ये मान लेते हैं एंटीजन है ना। अलग अलग तरीके बेटा, अभी मैंने एंटीजन की कोटिंग करी है, कभी कभी एंटीबॉडी की भी कोटिंग की जाएगी। बहुत तरीके के एलाइजा होते हैं, आप एक समझ लो यहाँ पे, क्योंकि इतना डिटेल आपके लिए काफी है। अब इसके लिए आप ऊपर से डालोगे एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी इस तरीके से वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है ना, आप यहाँ पे डालोगे एंटीबॉडी। मान लेते हैं यहाँ पर एक एंटीबॉडी चिपक गई, यहाँ पर एक एंटीबॉडी चिपक गई, यहाँ पर एक एंटीबॉडी चिपक गई। ठीक है, और इसको एक बार वॉश भी कर दोगे, सबको एक बार वॉश कर दो। वॉश क्यों किया, कभी कभी हो सकता है कि एंटीबॉडी ऐसे ही किसी वजह से यहाँ आसपास चिपक गई हो। जरूरी नहीं है कि उसने अपने एंटीजन को पहचान के इंटरेक्शन करके ही चिपकी हो, साइड में ऐसी नॉन स्पेसिफिक वे में चिपक गई हो। तो अगर आप उसको वॉश कर लोगे तो वो एंटीबॉडी जिसने अपने एंटीजन से अच्छा खासा इंटरेक्शन नहीं बनाया होगा, वो सारी धुल जाएगी, वो सारी वॉश हो जाएगी। फाइनली आपको वही एंटीबॉडी मिलेगी जो इसके बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होगी, इसी की एंटीबॉडी होगी, वही सिर्फ आपको चिपकी हुई दिखाई देगी। अगर यहाँ पर एंटीबॉडी अटैच हुई, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हुआ, इसका मतलब इस बैक्टीरिया का एंटीजन आपकी बॉडी में है और आपको बीमारी है, आपको डिसीज है। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि ये एंटीबॉडी चिपकी है या नहीं, दिखाई थोड़ी देता नेकेड आई से, दिखाई नहीं देता बेटा नेकेड आई से। तो इस एंटीबॉडी से अटैच किया जाता है एंजाइम। अलग अलग तरीके के एंजाइम आते हैं, एक मेजर एंजाइम जो बहुत बार यूज किया जाता है वो है एल्कलीन फॉस्फेटेज। अलग अलग तरीके के एंजाइम होते हैं, पर जो मेजर एंजाइम यूज किया जाता है वो है एल्कलीन फॉस्फेटेज। अब क्या होता है इसके अंदर, अगर आप देखो तो ये एंजाइम, जैसे आपने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में पढ़ा, ये किसी कलरलेस सब्सटेंस को, किसी कलरलेस सबस्ट्रेट को कलर्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट करना जानता है। अगर आप कोई कलरलेस सबस्ट्रेट इसको दोगे, एक्चुअली वैसे एल्कलीन फॉस्फेटेज ब्लू को येलो कलर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आप इतना मत याद रखो, ये कलरलेस सबस्ट्रेट को कलर देने का काम करता है। तो आप क्या करते हो, इस एंटीबॉडी से एक एंजाइम चिपका हुआ है, हर एंटीबॉडी से एक एंजाइम चिपका हुआ है, ये देखो ये एंजाइम चिपका हुआ है। अब आप ऊपर से सबस्ट्रेट डाल दो, फिर थोड़ा सा सबस्ट्रेट डाल दो। अगर आपके सबस्ट्रेट डालने से कलर आ रहा हो, इसका मतलब आपकी एंटीबॉडी यानी आपका एंटीजन यहाँ पर है, आपको बीमारी है। और जितना ज्यादा एंटीजन उतनी ज्यादा एंटीबॉडीज चिपकी होंगी, और जितनी ज्यादा एंटीबॉडीज चिपकी होंगी उतना डार्क कलर कन्वर्ट होगा। तो बेटा जितना डार्क कलर उतना ज्यादा आपको बैक्टीरिया अटैक कर चुका है, उतना ज्यादा लेवल का बैक्टीरिया वहां पर फैल चुका है, इसका मतलब। तो प्रॉपर कलर के बेसिस पर ग्रेडियंट मिलता है, इसीलिए कहते हैं एलाइजा में क्वांटिटेटिव भी पता चलता है कि कितना क्वांटिटी या कितना लार्ज अमाउंट में बैक्टीरिया अटैक कर चुका है। तो बहुत बढ़िया एनालिसिस है। और क्योंकि इसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन है, जिसमें आप एक एंजाइम भी यूज कर रहे हो, इसलिए इसको एंजाइम इम्यूनो ऐसे भी कहते हैं। इम्यूनो क्यों बोला, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन है, उसकी मदद से आप ऐसे कर रहे हो, आप एनालाइज कर रहे हो, और उसके ऊपर एक एंजाइम भी एसोसिएटेड होता है। इसीलिए पूरा नाम देखो एंजाइम लिंक्ड, ये देखो मैंने एंजाइम लिंक किया ना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड टेस्ट, क्योंकि आप एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन से पहचानते हो कि डिसऑर्डर है या नहीं। बहुत बढ़िया टेक्निक होती है, इसको फटाफट से हम लोग रीड कर लेते हैं। इसको एंजाइम इम्यूनो ऐसे भी बोलते हैं। ये देखेगा कि एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक एंटीजन, और आइडेंटिफाई करने में मदद करता है अलग अलग इन्फेक्शियस डिसीज को। बेटा ये पूरा एलाइजा कभी कभी उल्टा भी किया जा सकता है। जैसे अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरिया है तो एंटीजन है, इसका मतलब आपकी बॉडी ने उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी भी पक्का बनाया होगा। तो कभी कभी हम आपकी बॉडी में हो सकता है ना एंटीबॉडी को ढूंढ रहे हो कि एंटीबॉडी बनी है या नहीं बनी है, उस केस के अंदर आप क्या करोगे, एंटीबॉडी की कोटिंग करते हो, ऊपर से एंटीजन लेकर आते हो। दोनों वे पॉसिबल होते हैं। ठीक है, दोनों वे पॉसिबल होते हैं। बहुत सारी डिसीजेस को हम आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एलाइजा से। इबोला, एड्स, रोटा वायरस, सिफिलिस, जीका वायरस, कार्सिनोमा, एपिथेलियल सेल्स का, इस सब चीजों का पता हमें
एलाइजा से हो सकता है, पीसीआर से हो सकता है, दोनों इक्वली वेल अच्छी टेक्निक्स है, ठीक है। कंपेयर टू अदर एंटीबॉडी ऐसे, एलाइजा इज हाईली रिगार्डेड एनालिसिस टेक्निक दैट प्रोवाइड क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स, मैंने बताया आपको, है ना, एंड एनेबल्स सेपरेशन ऑफ स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो इसमें अगर मान लो कोई और एंटीबॉडी भी चिपक रही है, वो नॉन स्पेसिफिक इंटरेक्शंस हट जाएगा, फॉल्स नेगेटिव आने का चांस थोड़ा कम है। प्राइमरी एंजाइम जब यूज करते हो, एल्कलीन फॉस्फेटेज यूज करते हो, क्वेश्चन आया हुआ है। प्रिंसिपल क्या है एलाइजा का बाइंडिंग ऑफ टारगेट एंटीजन बाय स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, जिससे डिटेक्शन भी होगा और क्वांटिटी का भी पता चलेगा कि आपकी बॉडी में एंटीजन है या नहीं। एंटीजन से अगर वो इंटरैक्ट करेगा तो एंटीजन है। टू एंश्योर एनहेंस्ड एसे सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी, इट इज क्रूशियल टू यूटिलाइज एंटीबॉडीज विद हाई एफिनिटी फॉर कोटिंग द प्लेट। यहाँ पर देखो इन्होंने प्लेट की कोटिंग एंटीबॉडी से किया, इन्होंने एंटीजन ऊपर से डाला। कोई कोई बात नहीं है, आप ये भी कर सकते हो, जो एंटीबॉडी आपने ऊपर से डाली वो एंटीबॉडी की आप कोटिंग कर दो और ऊपर से आप एंटीजन डाल दो, वहां वहां एंटीजन उससे अटैच हो जाएगा। फिर उस एंटीजन के ऊपर लेकिन आपको एक सेकेंडरी एंटीबॉडी और एंजाइम दोबारा डालना पड़ेगा ताकि आप कलर का चेंज वहां पर, तो वो चीज एक जरूर दोबारा करनी पड़ती है, पर दोनों मेथड पॉसिबल होते हैं, ठीक है। ओके, किससे कोट हो रही है प्लेट, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा तो कंफ्यूज मत होना। एलाइजा इज वैल्यूएबल टूल फॉर मेजरिंग एंटीजन एंटीबॉडी कंसेंट्रेशन। पूरा उस इंटरेक्शन को स्टडी करने के लिए कितनी कंसेंट्रेशन में एंटीजन है, आप उसको भी ग्रेडियंट भी मेजर कर सकते हो, इसीलिए ये आपको क्वांटिटेटिव वैल्यू दे, इसीलिए कहते हैं कि ये आपको क्वांटिटेटिव वैल्यू दे। क्लियर हुआ बेटा? आई होप प्रोब से कैसे डायग्नोसिस होता है ये क्लियर हो, क्योंकि वो तो सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन करना है, कॉम्प्लीमेंटेरिटी देखनी है। अगर डीएनए है तो प्रोब जुड़ेगा, वरना नहीं जुड़ेगा। पीसीआर का सबसे मेन काम है एम्पलीफाई करना, क्योंकि डिटेक्टेबल अमाउंट में आपको डीएनए चाहिए। दूसरा, पीसीआर कभी कभी जैसे आरटी पीसीआर में अगर एम्पलीफिकेशन नहीं मिला, इसका मतलब है ही नहीं आरएनए, नेगेटिव रिपोर्ट आ जाएगी, तो उस वे में भी पीसीआर मदद कर सकते, ठीक है।